क्या रीनल फेल्यूर का मतलब कि किडनी क्या काम करती है साहब? किडनी काम करती है होम्योस्टेसिस का। किसका काम करती है? होम्योस्टेसिस का, मतलब कि रेगुलेशन बनाए रखना। सर किसका रेगुलेशन बनाए रखना? वाटर का रेगुलेशन बनाए रखना। किसका रेगुलेशन बनाए रखना? इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन बनाए रखना। किसका रेगुलेशन बनाए रखना? एसिड और बेस का बैलेंस या फिर रेगुलेशन बनाए रखना बेटा। तो ये सभी किडनी के क्या है बेटा? दीज ऑल आर दी रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ ए किडनी। कि किडनी वाटर को रेगुलेट करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ब्लड के अंदर जो है उसको रेगुलेट करती है, एसिड बेस को क्या करती है? रेगुलेट करती है। तो देखो बेटा, अगर इन फंक्शंस को अगर किडनी कर पा रही है, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, एसिड बेस को क्या कर पा रही है? रेगुलेट कर पा रही है, बैलेंस कर पा रही है, तो साथ की हमारी किडनी नॉर्मल काम कर रही है। यानी कि किडनी आज इन ए प्रॉपर वर्किंग फॉर्म है ना, किडनी पूरी तरह से वर्किंग फॉर्म में है, काम कर रही है। लेकिन जब इनको रेगुलेट करने में किडनी क्या हो जाए? अनएबल हो जाए। इनको रेगुलेट करने में क्या हो जाए? किडनी अनएबल हो जाए, मतलब कि ये काम नहीं कर पा रही है, ये काम करने में किडनी क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। तो इसे कहेंगे फेल्यूर। कौन फेल हुई है? किडनी। किडनी को क्या भी कहते हैं? रीनल भी कहते हैं। सो इस डिसऑर्डर का नाम क्या हुआ? रीनल फेल्यूर। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन किडनीज आर अनएबल टू परफॉर्म देयर रेगुलेटरी फंक्शन, कि जब किडनी अपने रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म यानी कि कर पाने में अनेबल यानी कि असमर्थ हो, नहीं कर सकती, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? रीनल फेल्यूर कहा जाता है। तो बेटा हम एक डेफिनेशन यहां से बना सकते हैं क्या? कि रीनल फेल्यूर हम किसे कहेंगे या रीनल फेल्यूर किसे कहा जाता है? हाउ वी कैन डिफाइन टू रीनल फेल्यूर? तो बेटा रीनल फेल्यूर को डिफाइन किया गया है कि व्हेन किडनीज are unable, when kidneys are unable to perform their regulatory function, जब किडनी अपने रेगुलेटरी फंक्शन को क्या करने में बेटा? परफॉर्म करने में क्या हो? अनएबल हो, तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है? रीनल फेलियर के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछे कि रीनल फेलियर क्या होता है? दैट सिंपल कि भाई जब किडनी अपना काम नहीं कर पाई, किडनी का क्या काम है? रेगुलेशन, बैलेंस, होम्योस्टेसिस का। तो जब किडनी अपने रेगुलेटरी फंक्शन नहीं कर पा रही है, परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उसी स्टेट को क्या कहते हैं? रीनल फेल्यूर कहते हैं। उसी कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? रीनल फेलियर के नाम से हम उसे जानते। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ बेटा, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा? ये बेटा ये है रेगुलेटरी, ये वाला बेटा फंक्शन, ये क्या है? रेगुलेटरी फंक्शन है ना भाई। देखो एफ से देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी फंक्शन है ना। वैसे बेटा ह्यूमन माइंड का भी मतलब कि एक अलग ही चस्का है ना। हाँ, जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है ना इंसान का, उस चीज के बारे में अगर थोड़ा सा भी सुन लेता है तो पूरा मतलब निकाल लेता है। पूरा मतलब है, जैसे कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति है ना, और उसके बारे में 5 लोग सड़क के किनारे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, और आपने हल्का सा सुन लिया कि यार आजकल वो तो कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, ऐसा सुन लिया आपने, और आपने पूरा मतलब निकाल लिया कि हाँ मामला कुछ खराब है, लोफरबाजी कर रहा है, अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है, छोरो छोरी बिगड़ गई हो, क्या हो गई हो, सारा मतलब आपने निकाल लिया। क्योंकि आपका इसमें क्या है? इंटरेस्ट है। आपका इसमें क्या है? आप रेगुलेटरी के बाद में एफ लिखा है, तो भाई एफ से मतलब समझ जाना है फंक्शन ही तो होएगा। क्या होएगा? फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता, रेगुलेटरी फॉर्मेशन सेंटेंस मैच नहीं करता है बेटा, तो क्या समझ जाना है? फंक्शन। इसका मतलब यू हैव ए लेकिंग ऑफ इंटरेस्ट इन योर स्टडी, है ना। आपका अध्ययन में, स्टडी में इंटरेस्ट की क्या है बेटा? कमी है, और ये इंटरेस्ट मार्केट में नहीं मिलता,
100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए किलो खरीद ले आओ, है ना। हाँ, इसके लिए आपको खुद को ही डेडिकेट करना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर के इंटरेस्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। अपने माइंड में देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, समझने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने नाम लिया रीनल फेल्यूर। मैंने क्या नाम लिया, अभी तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं अभी रीनल फेल्यूर को समझाने की तरफ जा रहा हूं। तो रीनल फेल्यूर नाम आते आपके माइंड में ये जिज्ञासा आ जानी चाहिए, क्या रीनल फेल्यूर होता क्या होगा। रीनल किडनी फेल्यूर मतलब फेल हो गई, फेल मतलब अपना काम नहीं कर पा रही। काम क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन, होम्योस्टेसिस है, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पा रही, रेगुलेटरी फंक्शन नहीं कर पा रही, वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस को बैलेंस, मतलब रेगुलेटरी फंक्शन को करने में किडनी क्या है, असफल है या असमर्थ है या अनएबल। अरे अच्छा, इसी को कहेंगे रीनल फेल्यूर, इसी को क्या कहेंगे। या तो आपका माइंड मीनिंग इसका निकाल लेता है, तो आप इसे वेरीफाई करो, देखिए मेरे को ये पता है सर इसके बारे में क्या बताते हैं, मतलब मैं जो सोचता हूं उसमें कितनी त्रुटि है। अगर नहीं आता यार ये क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये क्या होएगा एक्चुअलिटी में, सर इसके बारे में क्या बता सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं, कैसा बता सकते हैं। मतलब कि इसी तरह से आप स्टडी में क्या क्रिएट कर सकते हो, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, है ना। अगर बस गोबर गणेश जी की तरफ बैठे रहे और बस केवल देखते रहे, जो सुन रहे हैं वो बस सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, तो बेटा न कुछ आना और न कुछ जाना। इन पोथियों में चाहे तुम कितना ही लिख लो ना, ये दरी की दरी ही रह जाएगी। एग्जाम जब आएगी और जब यहाँ तो पढ़ना है और जब पोथियों को देखोगे, यार माइला इतनी जेट लगी हुई है, चक्कर आएंगे, सिनकोप के एपिसोड आएंगे, पता नहीं कितनी बार गिरोगे, कितनी बार उठो गया ना। तो उस स्टेज तक अगर आप नहीं पूछना चाहते हो तो बेटा आपको यही करना है जो कि मैंने आपको बताया। अभी जैसे कि मैं बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रीनल फेल्यूर, क्या बताने जा रहा हूं अभी मैं, टाइप्स ऑफ रीनल फेल्यूर, है ना, रीनल फेल्यूर। भाई देखो, ईश्वर ने, नेचर ने जो भी कुछ किया है बहुत सोच समझ करके किया है। अगर ईश्वर चाहता ना तो आपके मतलब सूंघने का, देखने का, सुनने का, टच करने का, इन सभी कामों को एक जगह से भी करवा सकता था। कहां से भी करवा सकता था, एक जगह से भी करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। क्यों, ताकि इंसान मल्टी फंक्शन बन सके। क्या बन सके, अब एक समय में आप अलग सुन सकते हो, अलग देख सकते हो, अलग आप लिख सकते हो। भाई सोचने का काम तो कौन कर रहा है, ब्रेन कर, सुनने का काम कान कर रहा है ना, देखने का काम कौन कर रही है, आंखें कर रही है, लिखने का काम कौन कर रहा है, हाथ कर रहा है। तो मैंने कहा कि साहब टाइप ऑफ रीनल फेल्यूर, इसको अपने हाथों से तो लिखो, हाथों से तो, और अपनी आंखों से देखो, जो बोल रहा हूं उसे कानों से सुनो और सोचो अपने दिमाग से कि यार कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का, तो कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार। हाँ 2 प्रकार। सर 2 प्रकार का कौन सा, एक को तो बोलते हैं प्यार से ARF, क्या बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं CRF, है ना। तुम CRPF मत कर देना, केवल क्या कर देना, CRF ही रहने देना है ना, इसको CRPF मत कर देना। ARF का मतलब एक्यूट रीनल फेल्यूर, CRF का मतलब है क्रोनिक रीनल फेल्यूर। देखो बेटा, आज के टाइम पर ग्लोबली जो एक्यूट रीनल फेल्यूर के लिए शब्द काम में लिया जा रहा है बेटा, वो काम में लिया जा रहा है ARI। क्या लिया जा रहा है बेटा, ARI शब्द काम में लिया जा रहा है, और ARI का मतलब है एक्यूट रीनल इंजरी। आई से क्या है, इंजरी। जब कोई क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में लिखा होता है एक्यूट रीनल इंजरी, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार एक्यूट रीनल फेल्यूर बोलता तो ठीक था, क्रोनिक बोलता तो भी ठीक था, ये एक्यूट रीनल इंजरी क्या आ गई, ये एक्यूट रीनल इंजरी क्या आ गई। तो ध्यान रखना बेटा, ARF को ही क्या कहते हैं, ARI कहते हैं, यानी कि एक्यूट रीनल इंजरी के नाम से। पढ़ने को तो हम इन दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे बेटा, पढ़ने को तो क्या पढ़ेंगे, दोनों को, लेकिन फिर भी एक डिफरेंशिएटिव पॉइंट के आधार पर मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि ARF और CRF में क्या होता है, ARF और CRF का में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा नाम वैसा काम,
जैसा नाम वैसा। एआरएफ में ऐसे है एक्यूट, एआरएफ में ऐसे क्या है लल्ला, एक्यूट का मतलब आप कह सकते हो सडन, क्या कह सकते हो, इसको आप थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन करके और क्या कह सकते हो, अब्रुप्ट, क्या कह सकते हो। बात एक ही है, कान किधर से पकड़ो पकड़ा जाएगा कान ही, चाहे तुम यहां से पकड़ो लोग कहेंगे भाई कान पकड़ा है, चाहे यहां से पकड़ो तो भी कहेंगे कान ही पकड़ा है, यहां से पकड़ो तो भी कहेंगे क्या, कान ही पकड़ा है। अब चाहे से आप अब्रुप्ट कहो तो भी मतलब एक्यूट, चाहे सडन कहो तो भी मतलब क्या है, एक्यूट ही है। मतलब पकड़ो किधर से ही पकड़ा क्या जाएगा, कान ही जाएगा। और एग्जामिनर के पास में घुमाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि उसको उठाया और ऐसे 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 घुमा दिया, लोकुशन घूम गया। सब भी तो वो प्रयोग करता है, बस ऐसे सब डाल देता है जो फेमिलर नहीं होते। फेमिलर का मतलब जिनको कॉमनली बोलचाल की भाषा में काम है नहीं। अब सडन बोलते ही तो हर कोई समझ जाएगा अचानक से, लेकिन अब्रुप्ट बोलेगा तो हर किसी के समझ में, जिसने पढ़ा है उसी को कि हाँ अब्रुप्ट का मतलब भी क्या होता है, अचानक से, मतलब सडन, अचानक से मतलब क्या है, सडन। अब देखो अब फिर क्या है, रीनल फेल्यूर। अब फिर क्या है, आरएफ का मतलब क्या है, रीनल फेल्यूर, कि किडनी काम कर रही थी, लेकिन अचानक से किडनी ने काम करना बंद कर दिया। अचानक से मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर अचानक से किडनी ने काम करना क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। किडनी का काम क्या था, वाटर को बैलेंस रखना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना, एसिड बेस को बैलेंस रखना। अचानक से किडनी ने ये काम क्या कर दिया, बंद कर दिया। अचानक से कर दिया मतलब सडनली, यानी कि अब्रुप्ट लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया, रीनल फंक्शन। किसका लॉस हो गया बेटा, तो जब अब्रुप्ट या सडनली बेटा रीनल फंक्शन क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है एक्यूट रीनल फेल्यूर, या फिर इसी को कहते हैं एक्यूट रीनल। इंपोर्टेंट तथ्य ध्यान रखना बेटा, अचानक से फंक्शन का लॉस होना बेटा किडनी के अंदर बीमारियों का इनिशिएशन हो सकता है। क्या हो सकता है, अचानक से रीनल फंक्शन क्या हुआ, लॉस हुआ, तो मतलब शुरुआत हो गई किसकी, वाटर के इम्बैलेंस होने की, शुरुआत हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की, शुरुआत हो गई एसिड बेस के अंदर इम्बैलेंस की। क्या हो गई बेटा, शुरुआत होगी। एसिड बेस इम्बैलेंस नहीं रहेगा, किडनी जो H+ आयन को एलिमिनेट कर रही थी नहीं कर पाएगी, तो ब्लड में H+ आयन बढ़ेंगे, पीएच क्या होगा, कम होगा, एसिडोसिस होगा। किडनी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। कौन सा होगा, मतलब एसिड बेस क्या हो गया बेटा, इम्बैलेंस हो गया। क्या हो गया, वाटर को किडनी यूरिन के थ्रू में एलिमिनेट कर रही थी, हमने जो पानी पिया और ये पानी ज्यादा है, इस ज्यादा पानी को बॉडी जो है वो यूरिन के रूप में किडनी क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। लेकिन अब तो किडनी काम ही नहीं कर रही, अचानक से किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे वाटर यानी कि फ्लूइड यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, धीरे धीरे बीपी भी बढ़ने लगेगी, हाइपरटेंसिव सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी बेटा। तो कहने का मतलब अचानक से किडनी का काम करना बंद कर देने की वजह से बेटा ये नई बीमारियों का क्या है, इनिशिएशन, ये क्या है, शुरुआत है। ठीक है साहब, सर और क्या कह सकते हैं हम इसे, तो बेटा और हम कह सकते हैं कि ये सामान्यतः टेम्पोररी होता है। ये सामान्यतः क्या होता है, अचानक से किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो ये कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं है, ये क्या है, कुछ समय के लिए। सर ऐसा कब हो जाता है बेटा, ऐसा तब हो जाता है जब अपन किसी वजह से वाटर इनटेक बंद कर दे। माना रेगिस्तान में फंस गए, कहां फंस गए, वहां दूर दूर तक क्या नहीं है, पानी नहीं है, तो वाटर इनटेक कम क्या, बंद ही हो गया। कम क्या हो गया बेटा, बंद ही हो गया। अब बंद हो गया तो भाई GFR क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वाटर इनटेक कम हुआ तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ,
तो बीपी कम हुआ, और बीपी कम हुआ तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, तो जीएफआर क्या हुआ, कम हुआ, यूरिन का आउटपुट क्या हुआ, कम हुआ, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सक्रीशन का क्या हुआ, कम हुआ। पहले तो एक्सक्रीट कर पा रही थी लेकिन अभी नहीं कर पा रही, मतलब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, मतलब किडनी क्या होगी, फेल होगी। अभी कुछ समय पहले तो कर रही थी, अचानक से होगी, हाँ अचानक से होगी। क्यों होगी? क्योंकि अचानक से वाटर इनटेक हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो मतलब कि अब ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं है। जैसे आप रेगिस्तान से बाहर निकले, आपने पानी पिया, ब्लड वॉल्यूम में बढ़ा, बीपी बढ़ा, जीसीपी बढ़ा, जीएफआर बढ़ा, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ा, वाटर का एलिमिनेशन भी थोड़ा बढ़ेगा, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट उनका एलिमिनेशन क्या होएगा, ज्यादा, मतलब किडनी फिर से काम करने लग गई। इसका मतलब ये परमानेंट तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैसा हुआ, टेम्पोररी हुआ। ये कैसा हुआ बेटा? तो हमेशा जो ARF होता है बेटा, ये बीमारियों का इनिशिएशन होता है, और ये कैसी प्रॉब्लम है, एक टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। और भी अगर मैं कुछ अच्छे शब्द यहाँ पर काम में ले सकता हूं ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि साहब ये ट्रांजिएंट, ये क्या है, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट शब्द आपने सुना होगा। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए। ट्रांजिएंट स्मॉल एपिसोड हो सकता है, मतलब कि फ्यू आवर्स के लिए या फ्यू डेजेस के लिए ये हो सकता है। इसलिए ARF को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट एपिसोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रीनल फेल्यूर का ट्रांजिएंट एपिसोड भी कह सकते हैं। अगला तथ्य है, जो ARF होता है बेटा, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? क्योंकि अचानक से किडनी फंक्शन क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं। वो हेमरेज की वजह से हो सकते हैं, किसी की चोट लग गई, हेमरेज हो गया, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, बीपी क्या हो गया, कम हो गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो जीएफआर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब जो यूरिन बनाने की जो प्रोसेस थी वो भी क्या होगी, कम होगी। कम यूरिन बनेगा, कम वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे, एक्सक्रीट होंगे, मतलब किडनी का काम ठीक से नहीं हो रहा, प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब किडनी क्या होगी, फेल होगी। हेमरेज की वजह से किसी को सीवियर डायरिया हो गया, सीवियर किसी को डिसेंट्री हो गया, है ना, या फिर किसी ने अचानक से हम कह सकते हैं अचानक से लार्ज नंबर या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डायूरेटिक्स क्या कर लिए, इनटेक कर लिए, जिससे वाटर का एलिमिनेशन बढ़ गया, ज्यादा पानी बाहर निकल गया बेटा। किडनी फेल्यूर का मतलब यूरिन का नहीं बनना या यूरिन कम बनना ही नहीं होता बेटा। किडनी फेल्यूर का मतलब कि रेगुलेटरी फंक्शन का क्या होना, लॉस होना, होम्योस्टेसिस का क्या हो जाना, इम्बैलेंस होना। ध्यान रखना, अगर ज्यादा यूरिन बन रहा है, ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है, यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लॉस नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है, ग्लूकोज का लॉस नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है, वो भी रीनल फेल्यूर ही है। वो भी क्या है? क्योंकि रीनल फेल्यूर की डेफिनेशन है कि किडनी के द्वारा रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाना, परफॉर्म करने में क्या होना, अनेबल होना बेटा। यहाँ पर तो रेगुलेशन कहाँ पर, ज्यादा पानी बाहर निकाल रही है, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल रही है, प्रोटीन नहीं निकालना चाहिए था वो भी निकाल रही, तो ये भी रीनल फेल्यूर ही है बेटा। ये भी क्या है, रीनल। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा कंसेप्ट होता है कि रीनल फेल्यूर का मतलब यूरिन का नहीं बनना और ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होना, लेवल बढ़ना, रीनल फेल्यूर कहलाता है। नहीं, ये ठीक डेफिनेशन नहीं है। हाँ ये सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं है बेटा। अगर कोई पर्सन लार्ज नंबर ऑफ डायूरेटिक ले रहा है तो बेटा यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा, वाटर का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या अंदर वाटर का बैलेंस बना रहेगा? और वाटर का बैलेंस बनाना किसका काम है, किडनी का काम है। तो किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है, मतलब फेल हो गया। क्या रीनल क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से अचानक से क्या हो जाते हैं, किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये कोज तुरंत दूर होंगे, डायरिया की वजह से वाटर लॉस हो रहा था, हमने डायरिया एंटी डायरियल मेडिसिन दी, डायरिया बंद हुआ और वाटर का लॉस क्या हो गया, कम हो गया। किडनी के पास में ब्लड ज्यादा पहुंचा तो साहब रीनल फ्लो बढ़ा, जीएफआर बढ़ा, तो मतलब कि जितना बाहर जाना चाहिए था वेस्ट को, वाटर को, उतना ज्यादा बाहर जा रहा है, मतलब किडनी अपना काम परफॉर्म कर पा रही। तो ध्यान रखना बेटा, रीनल फेल्यूर, एक्यूट रीनल फेल्यूर ये एक शुरुआत है,
किडनी डिजीज की ये क्या है बेटा, शुरुआत। और ये कैसा होता है, टेम्पोररी होता है। ट्रांजिएंट मतलब कुछ घंटे के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, मतलब लंबे समय के नहीं होता, छोटा एपिसोड है। और साथ साथ में ये कैसा है, रिवर्सिबल है। एआरएफ ठीक हो जाता है, एआरएफ क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो बेटा इसे अपन क्या कहते हैं, एक्यूट रीनल फेल्यूर कहते हैं। हम इसे क्या कहेंगे, एक्यूट रीनल फेल्यूर। अब अगर हम यहां से बात करते हैं क्रोनिक रीनल फेल्यूर की, तो साहब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सब उल्टी हो जाएगी। सब क्या हो जाएगी, एक्यूट रीनल फेल्यूर में सडन यानी कि अब्रुप्ट, अचानक से लॉस होता है रीनल फंक्शन, यहां पर प्रोग्रेसिव होएगा। यहां पर क्या होगा, मतलब कि धीरे धीरे किडनी फंक्शन क्या होंगे, लॉस होंगे बेटा, मतलब प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ए रीनल फंक्शन। एआरएफ जो था बेटा रिवर्सिबल था, ठीक हो जा रहा था, लेकिन ये क्या है, इरिवर्सिबल। मतलब एक बार अगर सीआरएफ हो गया तो ठीक ये नहीं हो, रीनल ट्रांसप्लांटेशन नहीं इसका एक लास्ट उपाय बच जाता है। मतलब कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव लॉस होता है, अचानक से लॉस नहीं होता रीनल फंक्शन का, साथ साथ में ये क्या नहीं होता, रिवर्सिबल भी नहीं होता, मतलब इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है तो क्या टेम्पोररी शब्द काम में ले सकते हैं सीआरएफ में, नहीं। क्या ट्रांजिएंट शब्द काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो बेटा सीआरएफ का मतलब हुआ कि वह प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ए किडनी फंक्शंस। अब यहां पर जीएफआर का क्राइटेरिया भी आता है बेटा, वो आता है लेस देन 60 ml पर आवर। क्या आता है, लेस देन 60 ml पर आवर, है ना। हाँ, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव होता है, इरिवर्सिबल होता है, यहाँ पर सडन होता है, अब्रुप्ट होता है ना। इनिशिएशन है ये, टेम्पररी है, ट्रांजिएंट, और क्या है ये, रिवर्सिबल है बेटा। तो आपने टाइप्स में क्लासीफाई किया, ए या फिर एक नंबर लगा करके लिखना बेटा, क्या, एक्यूट, एक्यूट रीनल फेल्यूर, एक्यूट रीनल फेल्यूर यानी कि इसे हमने कहा एआरएफ, है ना। देन इसके अलावा इसी को हम कह सकते हैं बेटा, सर क्या कह सकते हैं, एक्यूट रीनल इंजरी, एक्यूट रीनल इंजरी यानी कि इसे क्या कहा जाता है, एआरआई। एनआरआई नहीं कहते बेटा, क्या कहते हैं, एआरआई कहते हैं, एक्यूट रीनल इंजरी। सर क्या मतलब होता है इसका, हाउ वी कैन डिफाइन टू एआरआई। तो बेटा इसे डिफाइन किया जाता है क्या, कि साहब अब्रुप्ट या फिर कह सकते हैं सडन, अब्रुप्ट या फिर सडन लॉस, सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, कि अचानक से रीनल फंक्शन का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, अब्रुप्ट हो जाना, क्या कहलाता है बेटा, एक्यूट रीनल फेल्यूर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एक्यूट रीनल फेल्यूर। और ध्यान रखना देवी और सज्जनों, सर क्या ध्यान रखे कि एक्यूट रीनल फेल्यूर एक शुरुआत है, ये क्या है, शुरुआत है, मतलब ट्रेलर है, टीजर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, सीकेडी तो अभी बाकी है। ये तो क्या है, एक शुरुआत है किडनी के फंक्शंस के लॉस होने की, और शुरुआत है, इसीलिए साहब ये क्या है, टेम्पोररी है। ये क्या है, टेम्पोररी है। और जब टेम्पोररी है तो हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, हम इसे ट्रांजिएंट कह सकते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब कुछ घंटे या कुछ दिन में भी कुछ मिनट हो सकता है, मतलब छोटा एपिसोड होता है, और साथ साथ में कुछ घंटे के लिए ही है, कुछ दिन के लिए ही है, इसका मतलब बाद में ठीक हो जाएगा, मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल। ये क्या है बेटा, रिवर्सिबल। तो ध्यान रखना क्या कि इनिशिएशन, टेम्पोररी, ट्रांजिएंट और रिवर्सिबल जो शब्द हैं ये किसके लिए काम में लिए जाते हैं, एआरएफ के लिए, है ना। एक बात और लिख लेना है ना, यहीं पर और लगाकर, इसको एकेडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकेडी। एकेडी का मतलब एक्यूट किडनी डिजीज, क्या कहते हैं इसे, एकेडी, एक्यूट किडनी डिजीज। तो मैं लिख दे रहा हूं पूरा नाम इसका भी, एकेडी का मतलब है एक्यूट किडनी डिजीज,
एक्यूट किडनी डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं बेटा किसको, ARF को। इसी को ARI कहते हैं, एक्यूट रीनल इंजरी, और इसी को अपन कहते हैं AKD। इसी को अपन क्या कहते हैं, AKD। इतनी बात क्लियर है भाई, यस और नो? देखो अपन बात करते हैं AKD के क्राइटेरिया की। किसकी बात करते हैं अपन, AKD के क्राइटेरिया की बात करते हैं, मतलब ARF के क्राइटेरिया की बात करते हैं कि हम इसे कब तक ARF कहेंगे, कब तक हम इसे क्योंकि ARF से ही आगे जाए क्या बनना है, CRF बनना है बेटा। तो हम इसे ARF कब कहते हैं, हम इसे ARF कब कहते हैं बेटा? इसको समझा जा सकता है इसकी स्टेजेस के द्वारा। किसके द्वारा समझा जा सकता है, स्टेजेज ऑफ ARF, स्टेजेज ऑफ ARF। तो पहला सवाल तो यहां से ये कि एक्यूट रीनल फेल्यूर की कितनी स्टेजेज होती हैं, या इसकी कितनी फेजेज होती हैं बेटा? तो अगर डिग्री की बात करें या स्टेज की बात करें कि व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर, तो शब्द में आपको कहना है, गिनती में आपको कहना है कि सर देयर आर 3 स्टेजेज ऑफ ARF। ध्यान रखना इतनी स्टेज CRF की भी होती हैं, लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग दी CRF, वी आर नाउ डिस्कसिंग दी ARF। कि ARF की स्टेजेस कितनी होती हैं, तो कितनी होती है भैया, 3 होती है। जब कोई पेशेंट एक्यूट रीनल फेल्यूर का होता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको तो स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड चल रही है, इसकी तो स्टेज थर्ड। तो आखिर ये स्टेज फर्स्ट ARF, स्टेज सेकंड ARF, स्टेज थर्ड ARF कब कहते हैं? आखिर हम कब कहें कि ARF की पहली स्टेज चल रही है? आप कब कहोगे कि ARF की पेशेंट में सेकेंड स्टेज चल रही है? आप कब कहोगे कि ARF की पेशेंट में फाइनल स्टेज है, मतलब थर्ड स्टेज के अंदर पेशेंट चल रहा है? ऐसा आप कब कहोगे, ऐसा आप कब कहोगे? चलो भाई, क्या आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा कि हम ऐसा कब कहते हैं, या फिर किन क्राइटेरियों के आधार पर ऐसा डिसाइड किया जाता है कि इसमें स्टेज फर्स्ट चल रही है और इस पेशेंट में तो भाई साहब स्टेज सेकंड चल रही है? हाँ, बताना चाहेगा भाई कोई आप में से, यस और नो? अरे भाई बोलो तो सही है, नहीं बोलोगे क्या, बोल ही नहीं आ रही? हाँ रजक, कि कैसे कहोगे कि इस पेशेंट में पहली स्टेज है ARF की, किस आधार पर कहोगे? तो साहब इसके एक नहीं बल्कि 2 क्राइटेरिया है, एक नहीं बल्कि 2। एक तो हम यूरिन आउटपुट के आधार पर कह सकते हैं कि इसमें रीनल फेल्यूर की ARF की ये वाली स्टेज चल रही है, और एक सीरम क्रिएटिनिन लेवल के आधार पर कह सकते हैं कि इस पेशेंट में रीनल फेल्यूर की ये स्टेज चल रही है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने यूरिन आउटपुट कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल कौन सी स्टेज में कितना होता है बेटा, इसका हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए बेटा। जो पहला कॉलम है वो तो किसका है, स्टेज का है। जो दूसरा कॉलम यहां से अपन ने बनाया वो किसका है, सीरम क्रिएटिनिन लेवल। वो किसका है भाई, सीरम क्रिएटिनिन। और तीसरी जो स्टेज है बेटा, तीसरा जो कॉलम है वो अपन ने बनाया किसका, यूरिन आउटपुट का। वो किसने बना, किसका बनाया है, यूरिन आउटपुट का। देखो भाई, सबसे पहले अपन ने बात की है, सर किसकी बात की है, तो हमने बात की है फर्स्ट स्टेज। किसकी बात की बेटा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रीनल फेल्यूर। फर्स्ट स्टेज ऑफ रीनल फेल्यूर। साहब फर्स्ट स्टेज कब कहते हैं बेटा, क्रिएटिनिन के आधार पर, तो सीरम क्रिएटिनिन के आधार पे तो फर्स्ट स्टेज तब कहा जाता है क्या, कि जब सीरम क्रिएटिनिन 1.5 से लेकर के और 1.9
टाइम्स, टाइम्स का मतलब गुणा, टाइम्स का मतलब क्या है, गुणा, इंक्रीजेज, टाइम्स इंक्रीजेज, इंक्रीजेज देन नॉर्मल, देन नॉर्मल। इस लाइन का मतलब कुछ समझ में आया कि जो नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन होता है उससे 1.5 गुना या लगभग कितना, 2 गुना अगर बढ़ जाता है सीरम क्रिएटिनिन तो वो कौन से स्टेज में आता है, फर्स्ट स्टेज में आता है। वो कौन से में आता है, तो सर नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है, तो अपने पेज के टॉप पर लिखना बेटा, सर क्या लिखना, नॉर्मल, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है बेटा, ये होता है 0.74 से लेकर के 1.35 mg पर dl। कितना होता है, 0.74 से लेकर के 1.35 mg पर dl इज नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अगर इससे 1.5 गुना या फिर 1.9 मतलब लगभग 2 गुना, मतलब 1.5 से 2 गुना के बीच में, नॉर्मल से 1.5 से 2 गुना ज्यादा अगर क्या है सीरम क्रिएटिनिन लेवल है तो बेटा इसे कहते हैं स्टेज फर्स्ट। क्या कहेंगे हम इसे, स्टेज फर्स्ट एक्यूट रीनल फेल्यूर। सर यूरिन आउटपुट का भी क्राइटेरिया था, ये क्या है बेटा, ये है 0.5 ml पर केजी पर हावर। ध्यान रखना केजी है बीच में, क्या है, केजी है, वेट के अकॉर्डिंग, मतलब एकदम सटीक, मतलब क्या है, एकदम सटीक। अगर 1 किलो के ऊपर, सॉरी mg नहीं ये ml है, अगर 1 किलो के ऊपर 0.5 ml 1 घंटे में क्या मिल रहा है, यूरिन आउटपुट। जैसे कि माना एक पेशेंट का वेट 50 किलो है, कितना वेट है, तो 50 किलो के व्यक्ति के 0.5 ml के अकॉर्डिंग मतलब 25 ml पर हावर क्या हुआ, यूरिन आउटपुट। और नॉर्मल 30 या 30 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो 30 से क्या है, कम है। मोटे फिगर में अपन लेस देन 30 ml कहते हैं, लेकिन एक्यूरेट फिगर के अंदर कहा जाता है 0.5 ml पर केजी पर आवर। अब किसी का वेट ज्यादा है तो वाटर वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए केजी वाला क्या है, एक्यूरेट फिगर है। केजी वाला क्या होता है बेटा, तो यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर केजी पर आवर हो और सीरम क्रिएटिनिन कितना हो, 1.5 से 1.5 से 1.9 टाइम यानी कि गुना इंक्रीज, मतलब ज्यादा हो, कितने से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मल कितना, 0.74 से 1.35 mg पर dl क्या होता है, नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है। तो बेटा इसे अपन कहते हैं स्टेज फर्स्ट। इसे क्या कहा जाता है, स्टेज फर्स्ट एक्यूट रीनल फेल्यूर। हम इसे क्या कहते हैं भाई, स्टेज फर्स्ट एक्यूट रीनल फेल्यूर। और अभी अपन बात करने जा रहे हैं बेटा सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज। तो भाई ये तो क्लियर है, सेकंड स्टेज में सीरम क्रिएटिनिन फर्स्ट स्टेज से क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉर्मल से 1.5 से 1.9 गुना तो किसमें है, पहली में ही होगा। तो सर सेकंड में कितना होगा बेटा, सेकंड में ध्यान रखना 2.0 से लेकर के 2.9, 2.0 से लेकर के 2.9 टाइम्स इंक्रीजेज देन नॉर्मल, इंक्रीजेज देन नॉर्मल। कि जो नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल है इससे 2 गुना या फिर 2 गुना से लेकर के 3 गुना के बीच में, भाई 2.9 का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 3 गुना कह सकते हैं। 2.0 से लेकर के 2.9 टाइम्स सीरम क्रिएटिनिन लेवल increases then normal serum creatinine level. This stage is known as second stage of ARF. ये कौन सी स्टेज है,
यूरिन आउटपुट पहले की तुलना में लगभग सेम सा की है कि 0.5 ml पर केजी पर हावर। हाँ, थोड़ा वही है, फिर भी अगर अपन बात करें तो भाई 0.5 से 0.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। लेकिन आउटपुट में पहली स्टेज और सेकंड स्टेज का आउटपुट लगभग सेम सा के रहता है। यूरिन का आउटपुट लगभग क्या रहता है, सेम सा के रहता है। लेकिन मेजर डिफरेंस किसके अंदर होता है बेटा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल पे। किस पे होता है, मतलब ज्यादा रिलायबल फाइंडिंग कौन सी होती है रीनल फेल्यूर के अंदर, सीरम क्रिएटिनिन। अभी आगे हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस में, ऐसा क्वेश्चन भी यहां से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल डायग्नोस्टिक टू आइडेंटिफाई द रीनल फेल्यूर, कि रेनल फेल्यूर को आइडेंटिफाई करने के लिए निम्न में से कौन सा मोस्ट रिलायबल, सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टिगेशन है। तो वो यूरिन आउटपुट नहीं है, वो यूरेमिया भी नहीं है, वो रीनल फंक्शन टेस्ट भी नहीं है, वो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। वो क्या है कि क्रिएटिनिन ब्लड से कितना क्लियर हो रहा है और ब्लड में कितना डिपॉजिट बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ रहा है, ये क्या है, मोस्ट रिलायबल है ना। इसलिए पहली और सेकंड स्टेज में आउटपुट यूरिन का लगभग सिमिलर सही रहता है, 0.5 ml पर केजी पर आवर, बट देयर इज ए बिग डिफरेंस इन सीरम क्रिएटिनिन लेवल। किसमें बड़ा डिफरेंस है बेटा, सीरम क्रिएटिन लेवल में क्या है, एक ही बड़ा डिफरेंस है। फिर अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड की। किसकी बात करते हैं बेटा, स्टेज थर्ड की बात करते हैं, यानी कि थर्ड स्टेज। और भाई देखो थर्ड स्टेज में जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है ये मोर देन 3.0, 3 या फिर 3 गुना से टाइम्स, मोर देन 3.0 टाइम्स इंक्रीजेज देन नॉर्मल। कि भाई जो नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है इससे 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा क्रिएटिनिन लेवल हो जाए तो वो कौन सा स्टेज कहलाएगी, थर्ड स्टेज कहलाएगी। यहां पर यूरिन आउटपुट की बात करें तो यहां पर फिक्स क्राइटेरिया है लेस देन 0.3 ml पर केजी पर हावर्स। कितना, लेस देन 0.3 ml पर केजी पर हावर्स से भी कम अगर यूरिन आउटपुट हो। सीरम क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल से 3 गुना या 3 गुना से ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे कौन सी स्टेज कहेंगे, थर्ड स्टेज कहेंगे। और जैसा कि अब जान गए हो बेटा कि रीनल फेल्यूर का डायग्नोस लगाने के लिए मोस्ट सेंसिटिव और रिलायबल डाटा की जो बात आती है, इन्वेस्टिगेशन बात आती है, वो क्या आता है, सीरम क्रिएटिनिन। वो क्या आता है, स्टेज फर्स्ट में कितना गुना बढ़ता है नॉर्मल से, 1.5 से 1.9 टाइम्स, मतलब गुना नॉर्मल से क्या है, ज्यादा है। स्टेज सेकंड के अंदर कितने से ज्यादा, 2.0 से 2.9 टाइम्स, यानी कि गुना ज्यादा किससे, नॉर्मल से। और स्टेज थर्ड की अपन बात कर रहे हैं, इसमें कितने से ज्यादा, 3.0 या 3.0 टाइम से भी क्या है, ज्यादा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अब माना कि एक पेशेंट भर्ती हुआ है एआरएफ का, किसका एडमिट हुआ है, तो अब डॉक्टर या नर्स को ये पता करना है कि यार इसमें कौन सी स्टेज है, ये कौन सी स्टेज का एआरएफ है। तो इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल अगर नॉर्मल से 1.5 से लेकर के 1.9 गुना ज्यादा आ रहा है तो लगा देंगे साहब ये पहली स्टेज है। अगर नॉर्मल से 2 से 2.9 गुना ज्यादा आ रहा है तो क्या लगा देंगे, दूसरी स्टेज है। और अगर नॉर्मल से 3 या 3 गुना से ज्यादा आ रहा है तो क्या लगा देंगे कि ये कौन सा स्टेज है, थर्ड स्टेज। ये कौन सा स्टेज है बेटा, मैं एक शब्द जिसका नाम आप सभी जानते हो और उसका नाम है कंफ्यूजन। उसका नाम क्या है, कंफ्यूजन। भाई देखो जैसे हमारी प्लेट में या हमारे किचन में
जो होगा और जितना होगा उतना ही तो खाएंगे। भाई आपकी प्लेट में 4 ही चपाती है तो 4 ही खा लोगे, 5 कहां से खा लोगे? है ही नहीं, किचन में अगली चपाती है ना, तो कितनी खाओगे? 4 ही खाओगे। मतलब कम है तो क्या खाओगे? कम खाओगे। ज्यादा है थोड़ी क्या खा लोगे बेटा? ज्यादा खा लोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि भाई सब्जी बनाई हमने 4 लोगों की, है ना, लेकिन फिर 2 दोस्त और आ गए, 6 आ गए, क्या आ गए? अब दोबारा तो बनाने से रहे, थोड़ा थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता है बेटा? होता है। मतलब जितना होता है उतना ही खाया जाता है बेटा। ये प्रिंसिपल कंफ्यूजन पे भी अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? अगर बस केवल भाई रीनल फेल्यूर की डेफिनेशन पढ़ लिए और ये लो 4 कोज लिख लो भाई, 8 लिख लो, 10 लिख लो, केवल लिख ही लो, केवल, और हर एक कोज के साथ में एक डायलॉग मार दिया और आप हंसने लगे जोर जोर से, और 8 कोज मैंने लिखा दिए, है ना, शुद्ध शुद्ध, है ना, आपको वाह मजा आ गया, क्या पढ़ा रहे हैं गुरुजी, क्या ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब पेपर लिखोगे तो पट्टियां गिनोगे, आजकल वो भी नहीं होती। सब जगह लेंटर आरसीसी होती कि पट्टियां तो गिन लो, है ना, आजकल वो भी नहीं होती। क्वेश्चन आपके सामने, इधर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी कौन पानी पीने जा रहा है, कौन यूरिन आउटपुट करने जा रहा है ना, सब बस इसी का ध्यान रखोगे। क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसका कुछ अनुमान भी नहीं लगेगा। तो भाई देखो, अगर पढ़ोगे डाटा होगा तो कंफ्यूजन होगा, अगर कुछ दूंगा ही नहीं, सीधी सीधी बात बता करके चला जाऊंगा तो कच्चू कंफ्यूजन है, नहीं होना है। लेकिन बेटा क्वेश्चन तभी डील कर पाओगे, सिलेक्शन तभी होगा जब आपके खोपड़े में कच्चू होगा, कच्चू डाटा आपके खोपड़े में होगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो डरना नहीं बेटा, कंफ्यूजन हो रहा है बेझिझक पूछना, क्योंकि कंफ्यूजन उन्हीं को होता है जो कुछ सीख रहे हैं। जो कुछ सीख ही नहीं रहा, बताओ उसको कुछ कंफ्यूजन होएगा? कुछ सीख ही नहीं रहा तो क्या कंफ्यूजन होएगा उसको? मतलब कंफ्यूजन होने का मतलब बी पॉजिटिव कि आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ अलग सीख रहे हो बेटा, है ना, तभी तो क्या हो रहा है? कंफ्यूजन। और फिर भी अगर दूर नहीं हो रहा, बढ़ ही रहा है, तो भाई आपके सामने खड़ा है ना, बेझिझक पूछोगे सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भाई देखो, इन वैल्यूज को मैं मेरी तरफ से कम ज्यादा तो नहीं कर सकता कि लो सर पहली वाली स्टेज को आप 1.5 से 2 कर दो ना, है ना, दूसरी वाली को 2 से 3 कर दो, याद रखने में इजी रहेगा, और तीसरी वाली को 3 से ज्यादा कर दो, याद रखने में क्या रहेगा? इजी रहेगा। यहाँ अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, एग्जाम में डाटा यही आएगा, एग्जाम में डाटा, इसलिए आपको इसको याद करना ही पड़ेगा कि 1.5 से लेकर के 1.9 गुना अगर ज्यादा है तो कौन सी है? पहली स्टेज। और 2.0 से लेकर के 2.9 गुना ज्यादा है तो कौन सी? सेकंड स्टेज। और 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा है तो कौन सी स्टेज है? थर्ड। यूरिन आउटपुट की बात करें तो पहली और सेकंड स्टेज में 0.5 ml पर kg पर आवर होता है, थर्ड स्टेज के अंदर 0.3 ml पर kg पर आवर से भी क्या होता है? कम होता है। कौन सी स्टेज में? थर्ड स्टेज। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? तो भाई हमने क्या जाना कि रीनल फेल्यूर क्या होता है, ARF क्या होता है, इसके क्या क्राइटेरिया है? 4 क्राइटेरिया जाना आपने कि साहब ये क्या होता है? इनिशिएशन होता है, ये टेम्पोररी होता है, ये ट्रांजिएंट होता है, और ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। इसके बाद में हमने जाना इसकी स्टेजेस कि साहब कितनी स्टेज है? 3 स्टेज है। कौन सी स्टेज चल रही है इसका पता कैसे लगाएंगे? सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन आउटपुट से। लेकिन इन दोनों में से भी अधिक जो सेंसिटिव और रिलायबल वो कौन सी है? सीरम क्रिएटिनिन क्या है बेटा? अधिक रिलायबल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट में ARF होता है, क्या होता है? अगर किसी पेशेंट में ARF हुआ है तो लल्ला इसकी वजह क्या है? इसका कोज क्या है? आखिर हुआ तो क्यों? आखिर हुआ तो क्यों हुआ? यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोजेज ऑफ ARF। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कोजेज ऑफ ARF पढ़ने जा रहे हैं कि एक्यूट रीनल फेल्यूर अगर किसी विक्टिम में हुआ है, किसी पेशेंट में हो गया, तो आखिर किस वजह से हुआ है? क्या आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ARF के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं? स्वेच्छा से
कुछ बच्चे तो यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जो 2-2 बार 3-3 बार भी रीनल सिस्टम पढ़े हैं। क्या कोज होता है ARF के? रजक, क्या कोजेज हो सकते हैं ARF के? बताना चाहोगे बेटा? ठीक है भाई, देखो एक्यूट रीनल फेल्यूर के 3 कोज हो सकते हैं। कितने कोज हो सकते हैं? पहले कोज को अपन कहते हैं प्री रीनल कोज। पहले कोज को क्या कहते हैं बेटा? प्री रीनल कोजेज। मतलब कि ARF उन कारणों से भी हो सकता है जो किडनी के अंदर नहीं है, किडनी से बाहर है या किडनी से पहले है। किससे पहले है? किडनी से पहले है। किडनी से पहले का मतलब जैसे किसी में ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, या फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो ये किडनी से संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी है ना, ये इनटेक से संबंधित प्रॉब्लम है। ये इंजरी से कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड का लॉस हो गया तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी ने डायूरेटिक ज्यादा ले लिए तो यूरिन का पास आउट ज्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कि किडनी के शुरू होने से पहले के कोजों को अपन क्या कहते हैं? प्री। यानी कि ये ऐसे कोज हैं जो किडनी के अंदर नहीं होते, किडनी शुरू होने से पहले होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? किडनी शुरू होने से कहाँ होते हैं? पहले होते हैं। ठीक है सर, और क्या कोज हो सकते हैं सर इसका? तो दूसरा कोज अपन कहते हैं लल्ला इंट्रारीनल। क्या कहते हैं? इंट्रारीनल कोज। कि साहब कुछ कोज ऐसे भी हैं जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से रीनल फेल्यूर हुआ है। जैसे कि किडनी में जो ट्यूब होती है, नेफ्रॉन होता है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की जो ट्यूबल्स है, रीनल ट्यूबल्स है, PCT है, लूप ऑफ हेनले है, DCT है। अगर इनमें नेक्रोसिस हो जाए, इनमें क्या हो जाए? मतलब इनकी सेल्स क्या हो जाए? डैमेज। तो डैमेज हो गया तो क्या रीएब्जॉर्प्शन होगा? जो H+ आयन का, क्रिएटिनिन का, अमोनिया का सीक्रेशन हो रहा था, यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा था, क्या सीक्रेशन होगा? नहीं होगा। क्या किडनी अपने रेगुलेटरी फंक्शन प्रॉपर कर पाएगी ऐसी हालत में? नहीं कर पाएगी। और रेगुलेटरी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाना है तो क्या है? रीनल फेल्यूर। अगर ये अचानक से हो रहा है, अब्रुप्ट हो रहा है तो कौन सा हो गया? एक्यूट रीनल फेल्यूर। धीरे धीरे हो रहा है और कभी ठीक नहीं हो सकता तो कौन सा हो गया? क्रोनिक रीनल फेल्यूर। तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस किसकी प्रॉब्लम है बेटा? किडनी की प्रॉब्लम है। या फिर किडनी में कोई इंफेक्शन हो गया। किडनी में क्या हो गया? कोई जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, किडनी के अंदर की तो प्रॉब्लम है ये। जैसे पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, किडनी के अंदर की प्रॉब्लम है, या नेफ्राइटिस हो गया, किडनी के अंदर की प्रॉब्लम है। तो ये सभी क्या है? इंट्रारीनल कोज। ये सभी क्या है बेटा? इंट्रारीनल कोज। तो पहला कोज प्री रीनल जो किडनी से पहले का होता है, दूसरा इंट्रारीनल जो मतलब ऐसे कारण जो किडनी में ही विद्यमान है उनकी वजह से क्या हो सकता है? एक्यूट रीनल फेल्यूर हो सकता है। तो भाई अब तीसरा कोज तो आप समझ ही गए होंगे। तीसरा कोज कौन सा होएगा? कौन सा होएगा भाई? पोस्ट रीनल कोज। क्या है? पोस्ट रीनल कोज। कि कुछ ऐसे कारण भी हैं जो कि ना तो किडनी से पहले हैं ना किडनी के अंदर हैं, किडनी के बाद में आते हैं। जैसे यूरेटर में कोई प्रॉब्लम किसके बाद है? किडनी के बाद। माना किसी को यूरेट्राइटिस हो गया, यूरेटर में क्या हो गया? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया। यूरेटर की वाल क्या हो गई? स्वेल आउट हो गई। इन्फ्लामेटरी सेल का सीक्रेशन बढ़ गया, यूरेटर में कंजेशन हो गया, यूरिन नीचे ब्लडर में नहीं आ पा रहा है। यस और नो? या फिर ब्लडर के अंदर कोई ट्यूमर बन गया। क्या बन गया? ब्लडर में क्या हो गया? ट्यूमर बन गया। या ब्लैडर और यूरेटर जहां पर आपस में मिलते हैं वहां पे कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो गया, या BPH हो गया। क्या हो गया? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया।
या फिर अपन कह सकते प्रोस्टेटोमेगाली, मतलब प्रोस्टेट का साइज क्या हो गया, मेगाली, लार्ज हो गया। तो यूरेथ्रा क्या हो गया बेटा, कंप्रेस हो गया, और यूरिन क्या नहीं आ पा रहा, बाहर नहीं आ पा रहा, ब्लडर फुल हो गया, यूरिन का रिवर्स फ्लो होने लग गया, रीनल पेल्विस यूरिन से भर गया, मेजर कैलिक्स भर गया, माइनर कैलिक्स भर गया, और नेफ्रॉन के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन बढ़ गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया। और इसकी वजह से किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी, अब यूरिन नहीं बना पाएगी। मतलब कारण कहाँ था, किडनी के बाहर था, किडनी के आगे था। कहा था बेटा, किडनी के क्या था, आगे था। इन्हें कहते हैं पोस्ट रीनल कोज। इन्हें क्या कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एक प्रकार का कुशन तो कोजेस से ध्यान रखना, रीनल फेल्यूर के कोजेस बहुत अधिक सिग्निफिकेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर कुशन की संख्या नहीं, कुशन की वैरायटी देखो। क्या देखो, कुशन की कई वैरायटी के कुशन बनते हैं रीनल फेल्यूर के कोजेस से। और पहली वैरायटी तो ये है कि आपको पूछ दिया, चार आपको ऑप्शन दे दिए, चारों ऑप्शन में चार अलग अलग कोज हैं, और उनमें से कह देगा बताइए इनमें से प्री रीनल कोज एआरएफ का कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रीनल कोज ऑफ एआरएफ। चार ऑप्शन दे दिए, बताओ साहब इनमें से प्री रीनल कोज कौन सा है एआरएफ का, पहली वैरायटी। दूसरा इसी प्रकार का कि निम्न में से इंट्रारीनल कोज कौन सा नहीं है, तीसरी वैरायटी। निम्न में से पोस्ट रीनल कोज कौन सा नहीं है, चौथी वैरायटी। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है तीनों में से, प्री रीनल होता है, इंटररीनल होता है कि पोस्ट रीनल होता है, चौथी वैरायटी का क्वेश्चन। अगर माना कि कोई है भी तो फिर पांचवी वैरायटी कि प्री रीनल में कौन सा कोज मोस्ट कॉमन है, इंटररीनल में कौन सा कोज मोस्ट कॉमन है, और इन तीनों कोजेज में प्री, इंट्रा और पोस्ट के अंदर लिस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है। मतलब कि सबसे कम कौन सा कोज है जिसकी वजह से एआरएफ होता है। मतलब देयर आर वेरी यानी कि मैनी टाइप्स ऑफ मैनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। संख्या नहीं, ये क्वेश्चन की क्या है, वेराइटीज है बेटा। इसलिए इनको समझना, रटना नहीं, इनको समझना बहुत ही जरूरी है बेटा। तो अपन ने जाना कि रीनल फेल्यूर की बड़ी वजह कितनी होती है, तीन हो सकती हैं। पहली प्री रीनल कोज, ऐसे कारण जो किडनी से पहले आते हैं। फिर दूसरा इंट्रारीनल कोज, ऐसे कारण जो किडनी के अंदर ही है। और तीसरा कौन सा है, ऐसे कारण जो किडनी के बाहर, वो यूरेटर में हो सकता है, वो ब्लडर में हो सकता है, वो यूरेथ्रा के अंदर हो सकता है। और तीनों को वन बाय वन एक एक करके संधि प्लस विच्छेद के साथ में हम डिस्कस करेंगे बेटा। और सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्री रीनल कोज। प्री रीनल कोज, देखो पहला क्वेश्चन तो बेटा यहां से कि तीनों कारणों में से मोस्ट कॉमन कोज जो होता है प्री, इंट्रा और पोस्ट रीनल, तीनों में से जो मोस्ट कॉमन कोज होता है रीनल फेल्यूर का, वो कौन सा होता है बेटा, प्री रीनल कोज। वो कौन सा होता है, प्री रीनल कोज इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट रीनल फेल्यूर। अब साहब प्री रीनल कोज क्या होता है, प्री रीनल कोज क्या होता है, तो बेटा रीनल फेल्यूर के ऐसे कोज जो बिफोर या फिर किडनी से प्रायर होते हैं। यानी कि वी कैन से कोजेज ऑफ ARF दोज मतलब कि जो आर होते हैं, दोज आर बिफोर, या बिफोर की जगह कह सकते हैं प्रायर टू किडनी and point to be noted my lord and causes hypoperfusion। बात को समझने की कोशिश करना बेटा, रटोगे तो चमत्कार होंगे, और है ना वही हाल होएगा जो लालू प्रसाद जी का हुआ था, है ना। हाँ, कि ऐसे कोज जो किडनी से पहले आते हैं, है ना, और किडनी से पहले आने वाले इन कोजेस की वजह से क्या होता हो, हाइपोपरफ्यूजन। हाइपो का मतलब कम,
परफ्यूजन का मतलब किडनी तक ब्लड क्या जा रहा है, कम जा रहा है। ऐसे कोज जो किडनी से क्या आते हैं, पहले आते हैं और किडनी में क्या करते हैं, हाइपोपरफ्यूजन करते हैं, मतलब रीनल फ्लो को क्या करते हैं, कम करते हैं। रीनल फ्लो को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं, मतलब हाइपोपरफ्यूजन करते हैं। ऐसे कोजेस क्या कहलाते हैं, प्री रीनल कोज। इन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, प्री रीनल कोज कहते हैं। देखिए वन बाय वन अपन बात करें कि सर प्री रीनल कोज में कौन कौन से कोज आते हैं, तो बेटा पहला कोज अपन कह सकते हैं, या तो आप लॉस कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो डिप्लेशन। क्या, डिप्लेशन। सर किसके अंदर, इन फ्लूइड वॉल्यूम, इन फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम, या फिर क्या बेटा, ब्लड वॉल्यूम। किस आप बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम में डिप्लेशन मतलब कमी, या फिर ब्लड वॉल्यूम में कमी की वजह से क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेल्यूर हो सकता है। अब देखो फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम में कम होना, ये किडनी के अंदर का मामला तो नहीं है, किडनी से बाहर का मामला है, किडनी से पहले का मामला है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर आखिर किसी व्यक्ति में ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लेट यानी कि कम क्यों हो सकता है, तो बेटा पहली वजह ब्लीडिंग की वजह से कम हो सकता है। किसकी वजह से कम हो सकता है, ब्लीडिंग, या फिर हम इसे हेमरेज भी कह सकते हैं। ब्लीडिंग या फिर हेमरेज की वजह से एक व्यक्ति में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। एक एग्जांपल दिया है मैंने बेटा, लॉस या फिर डिप्लेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम का। और फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम किसकी कमी से हो सकता है, ब्लीडिंग की वजह से, यानी कि हेमरेज की ही वजह से। अब भाई देखो इधर देखना आप, है ना, कि साहब आखिर फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से एआरएफ कैसे होता है, एआरएफ कैसे, भाई ये हमारी बॉडी का, ये वी कैन से दैट ये हमारी बॉडी का बेटा सर्कुलेशन, मतलब ये क्या है, सर्कुलेशन है, आर्टरीज है, वेन्स है ना, और इनके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। किसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से या फिर हेमरेज की वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो साहब बीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बीपी कम हो गया, तो जो हमारी किडनी थी बेटा, इस किडनी को ब्लड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं, उनमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मतलब जीसीपी क्या होगा बेटा, कम होगा। और जब जीसीपी कम होगा तो बेटा आपने पढ़ाया था मैंने यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। और बेटा जब जीएफआर कम होगा तो यूरिन का आउटपुट भी क्या होगा, जब यूरिन का आउटपुट कम होगा तो बेटा यूरिया का, यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का एक्सक्रिएशन भी क्या होगा, कम होगा। H+ आयन का सीक्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो बेटा इनका बैलेंस नहीं बना रहेगा, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन रेगुलेट नहीं रहेगी ब्लड में, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन की भी कंसंट्रेशन रेगुलेट नहीं रहेगी, मतलब किडनी का रेगुलेटरी फंक्शन क्या हो गया, लॉस हो गया। और किडनी के रेगुलेटरी फंक्शन के लॉस को ही तो हम क्या कहते हैं, रीनल फेलियर कहते हैं। बोलो यस और नो। और अचानक से हुआ तो हम इसे क्या कह देंगे, एक्यूट रीनल फेलियर। अचानक से हुआ तो हम क्या कह देंगे। और ये सब कुछ हो रहा है बेटा किसकी वजह से, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, किडनी में ब्लड कम पहुंचने की वजह से। और किडनी में ब्लड कम क्यों पहुंच रहा है बेटा, किडनी में ब्लड कम पहुंच रहा है किसकी वजह से, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से या फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की वजह से। मतलब ब्लड वॉल्यूम या फिर फ्लूइड वॉल्यूम में क्या होने की वजह से, डिप्लेशन होने की वजह से।
साफ फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम डिप्लेट क्यों हो गए, इसकी वजह क्या है, एक नहीं ढेरों सारी वजह है। पहली वजह की हमने कि साफ हेमरेज हो गया, क्या हो गया, हेमरेज या फिर ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो सकता है बेटा, कम हो सकता है। हेमरेज या फिर ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो सकता है, कम। और देख लो कि साहब फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम डिप्लेट होने के और क्या कारण हो सकते हैं, तो साहब क्या वॉमिटिंग इसका कारण नहीं हो सकता, वॉमिटिंग की वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। क्या डायरिया की वजह से नहीं हो सकता, हो सकता है ना, डायरिया या फिर डिसेंट्री भी कह सकते हैं इसे, डायरिया या फिर डिसेंट्री। भाई डायरिया में केवल लूज मोशन होते हैं एक दिन में 3 बार से ज्यादा, है ना, और डिसेंट्री में लूज मोशन के साथ साथ में ब्लड में स्टूल में क्या आता है, ब्लड भी आता है, तो उसे क्या कह देते हैं, डिसेंट्री कह देते हैं। तो इसकी वजह से भी ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही बेटा। अगला तथ्य है और क्या वजह हो सकती है सर, तो भाई साहब और वजह यहाँ पर हो सकती है डिहाइड्रेशन। क्या वजह हो सकती है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गया किसी में सर। और क्या वजह हो सकती है, इंक्रीज 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 टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे दोनों प्रकार का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर भी और एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी। क्या है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, फीवर होगा, तो भी बेटा फ्लूइड क्या होगा, कम होगा। और एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी फ्लूइड क्या होगा, कम होगा। अगर बॉडी में हीट ज्यादा है तो फ्लूइड का एवापोरेशन ज्यादा होगा और फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगी, स्वेटिंग ज्यादा होगी, स्वेटिंग ज्यादा होगी, फ्लूइड का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है बेटा, फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम में कम होता है। ठीक है सर, और क्या कॉज है, तो बेटा और हम यहां से कह सकते हैं इंक्रीज इंक्रीज यूज ऑफ डाइयूरेटिक्स। सोच के देखो, एक ऐसा व्यक्ति है जो डाइयूरेटिक लासिक्स क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, तो यूरिन का आउटपुट कम होगा, ज्यादा होगा, लासिक्स ले रहा है, यूरिन का आउटपुट कम होगा, वाटर का लॉस क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड की क्या होगी, तो ब्लड वॉल्यूम की भी क्या होगी, किडनी को ब्लड क्या जाएगा, किडनी में क्या होगा, हाइपोपरफ्यूजन, तो जीसीपी क्या होगा, कम होगा, जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। और जीएफआर कम होगा तो जिनको एलिमिनेट होना चाहिए था वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, मतलब ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा, H+ आयन का लेवल बढ़ेगा, यूरिया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा बेटा, मतलब कि किडनी अपने काम प्रॉपर नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही, उसी को तो रीनल फेल्यूर कह रहे। अचानक से हुआ तो क्या कहा हमने इसे, ARF का, क्या कहा बेटा हमने, अचानक से हुआ तो क्या हुआ, क्या कहा हमने इसे, ARF कहा। तो डायूरेटिक्स का ज्यादा यूज में लेने की वजह से एक कंडीशन यहाँ पे हम कह सकते हैं पैनक्रियाटाइटिस, है ना बेटा, ये सब ध्यान रखना। पैनक्रियाटाइटिस किडनी के अंदर की डिजीज नहीं है, किडनी के बाद की डिजीज भी नहीं है, पैनक्रियाज किडनी से पहले आता है। सो प्री रीनल कोज, सो ये क्या होगा, प्री रीनल कोज। जब किसी व्यक्ति को पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है तो बेटा डायूरेसिस बढ़ जाता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, वाटर का लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, आप किडनी को ब्लड कम जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा और कहानी वही जीएफआर तक पहुंच जाएगी। यस और नो। तो देखो इतने सारे कोजेज हैं जो हाइपोपरफ्यूजन करते हैं, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम को क्या करते हैं, कम करते हैं। और क्या ये किडनी के अंदर का मामला है या किडनी के बाद का मामला है, किडनी से पहले का, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, प्री रीनल कोज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्री रीनल कोज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो साहब प्री रीनल कोज में
ऐसे कोजेज जो किडनी से पहले के होते हैं और क्या करते हैं, हाइपोपरफ्यूजन को लीड करते हैं। और पहला कोज हमने पढ़ा बेटा क्या, लॉस या फिर डिप्लेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम। और देखो प्री रीनल कोजेज के अंदर ही दूसरा कोज आता है बेटा, क्या आता है, दूसरा कोज। भाई देखो ये कोज ऐसा है कि जिसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम भी कम नहीं होता, ब्लड वॉल्यूम भी क्या नहीं होता, कम नहीं होता, लेकिन फिर भी रीनल परफ्यूजन, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता। सर ऐसे कोज क्या हो सकते हैं जिसमें फ्लूइड की कमी नहीं हुई, ब्लड की भी कमी नहीं है और फिर भी किडनी में ब्लड कम जा रहा है, रीनल फ्लो क्या हो गया, कम हो गया, तो जीसीपी कम हो गया, जीएफआर कम हो गया, बात रीनल फेल्यूर तक पहुंच गई। सोचो एक बार ऐसे कोज कौन से हो सकते हैं जिसमें फ्लूइड की वॉल्यूम कम नहीं होती, ब्लड की वॉल्यूम कम नहीं होती, लेकिन फिर भी किडनी में ब्लड कम जाता है। तो बेटा वो कोज है जिसको हम नाम दे सकते हैं, सर क्या दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इम्पेयर्ड कार्डियक परफ्यूजन। क्या है बेटा, इम्पेयर्ड कार्डियक परफ्यूजन। सोचना बेटा, इम्पेयर्ड का मतलब कम, नॉर्मल से कम, कार्डियक मतलब हार्ट, परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई, कि हार्ट की ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई। क्या हो गई बेटा, हार्ट की ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई, मतलब कि हार्ट की ब्लड सप्लाई में क्या आई, कमी आई। मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं इसका, जैसे मरीज को क्या हो गया, एमआई हो गया, पेशेंट को क्या हो गया बेटा, एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। समझ में आया कि नहीं आया भाई? एमआई का मतलब आप कुछ ऐसा ही समझते होंगे कि भाई ये हमारा हार्ट था, है ना, और ये हमारे इस हार्ट की ये क्या थी, मायोकार्डियम। इस मायोकार्डियम को ब्लड मिलता है कोरोनरी आर्टरी से, कोरोनरी आर्टरी में कहीं पर ब्लॉकेज आ गया, अथेरोमा बन गया, तो मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, तो मायोकार्डियम को ब्लड क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो O2 भी क्या मिलेगी भाई, कम मिलेगी, तो ऑक्सीडेशन भी क्या होगा, कम होगा। ब्लड कम मिल रहा है तो क्या होएगा, इसीमिया होगा। तो जहां जहां ब्लड कम जा रहा है वहां बेटा ऑक्सीजन भी कम जा रही है, न्यूट्रिएंट भी कम जा रहा है, ऑक्सीडेशन कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा, एनर्जी कम बनेगी, तो साहब वो मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्ट भी क्या करेगी, और जब कम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml आना चाहिए था, आएगा क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। कार्डियक आउटपुट जो कि नॉर्मल 5000 ml होता है, क्या 5000 ml एक मिनट में हार्ट से ब्लड बाहर आएगा, नहीं आएगा। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम, माना 5000 ml से 4000 ml हो गया, क्या हो गया। और आपको पता है किडनी को टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% ब्लड मिलता है। अब पहले कार्डियक आउटपुट कितना था, 5000 ml, तो लगभग 1200 ml किडनी को ब्लड मिल रहा था। अब कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, 4000 ml, तो किडनी को बेटा 800 या 900 ml ही ब्लड मिल रहा है। किडनी में ब्लड क्या जा रहा है, और किडनी में ब्लड कम जा रहा है, मतलब किडनी में हाइपोपरफ्यूजन हुआ, जीसीपी क्या हुआ, कम हुआ, जीएफआर क्या हुआ, और जीएफआर कम हुआ, क्या हुआ, रीनल फेलियर। यस और नो? तो देखो इस प्रकार से अगर अब देखो हार्ट है, ये किडनी के अंदर की बात थोड़ी है क्या, किडनी के आगे की बात है, बाद की बात है, नहीं, किडनी से पहले के कोज। इसलिए इम्पेयर्ड कार्डियक परफ्यूजन किस कोज में आता है, प्री रीनल कोज। किस में आता है बेटा, प्री रीनल कोज के अंदर ये आता है। यस और नो? तो जैसे कि इम्पेयर्ड कार्डियक परफ्यूजन का एक एग्जांपल अपन ने देखा कि साहब जैसे कि एमआई, जैसे क्या हो गया बेटा, एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जैसे क्या हो गया बेटा, इसी प्रकार के और भी कई सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो रीनल फ्लो भी क्या होगा, कम होगा, रीनल परफ्यूजन क्या होगा बेटा, कम। एक का एग्जांपल मैंने आपको दिया एमआई, और ऐसे कई सारे डिसऑर्डर हैं, जैसे कि मैं यहां पर दूं आपको सीसीएफ, क्या दूं यहां को,
CCF का पूरा नाम क्या है? कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। अब कार्डियक फेल्यूर मतलब हार्ट क्या हो गया? फेल हो गया। किसमें? अपना काम करने में। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम क्या होता है? अब ब्लड को पंप करने में फेल हो गया तो हमने इसे क्या कह दिया? कार्डियक फेल्यूर। क्या कह दिया? अब ब्लड कम पंप कर रहा है मतलब कार्डियक आउटपुट कम है, मतलब रीनल को ब्लड भी क्या मिलेगा? कम। रीनल फ्लो क्या होगा? कम है, मतलब रीनल में हाइपोपरफ्यूजन होगा, वही है जीसीपी कम होगा, वही जीएफआर क्या होगी बेटा? कम होगी। वही यूरिन आउटपुट क्या होगा बेटा? कम, मतलब ओलिगोयूरिया होएगा। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया का एलिमिनेशन क्या होगा? कम होगा, मतलब क्या होगा? रीनल फेल्यूर। अब किडनी अपना काम नहीं कर पा रही, किडनी अपना काम नहीं कर पा रही तो किडनी फेल होगी, मतलब रीनल फेल्यूर। अचानक से हुआ एक्यूट रीनल फेल्यूर। अचानक से हुआ तो क्या कहेंगे बेटा? तो सीसीएफ। इसके अलावा और कुछ अगर अपन यहां से कहें बेटा तो वो अपन कह सकते हैं डिसरिथमियास। वो क्या कह सकते हैं बेटा? डिसरिथमियास, है ना। कार्डियक डिसरिथमिया का नाम तो आपने सुना होगा। हार्ट में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, इरेगुलर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट इतना करना चाहिए था, पूरा करना चाहिए था, लेकिन हार्ट इतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? कम होगा। बात कहां पर पहुंचेगी? वहीं पर हाइपोपरफ्यूजन के ऊपर पहुंचेगी। तो बेटा ये ऐसे कोजेज है जिनमें कार्डियक परफ्यूजन इंपेयर्ड होता है और इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है किसको? किडनी। किसको भुगतना पड़ता है? किडनी को भुगतना पड़ता है। सो इन्हें अपन कहते हैं बेटा रीनल फेल्यूर के कौन से कोज हुआ? ये कौन सा कोज हुआ? प्री रीनल कोज। एक में तो फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लेशन वाला था और दूसरा कौन सा हो गया? कार्डियक परफ्यूजन में क्या आ रही है बेटा? यहाँ पर कमी आ रही है। ठीक है सर। प्री रीनल कोज में और कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं? प्री रीनल कोज में और कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं? तो बेटा प्री रीनल कोज में तीसरा कोज अपन कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा एक्सट्रीम। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन कि बहुत 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 ज्यादा क्या होगी? वेसल्स डायलेट होंगे। इस बात को समझना बेटा, अगर समझोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन कब प्री रीनल से इंट्रारीनल या पोस्ट रीनल में चला गया है ना, कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा कि एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन से हाइपोपरफ्यूजन कैसे होगा। ये भी सोचने से पहले ऐसा सोचो कि एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन किन किन वजह से हो सकता है, किन किन वजह से हो सकता है। पहली बात तो साहब ये किसकी वजह से हो सकता है? यूज ऑफ वेजोडाइलेटर्स, है ना। किसी व्यक्ति ने वेजोडाइलेटर्स यानी कि मेडिकेशंस ले लिए, इनकी वजह से हो सकता है। और किसकी वजह से हो सकता है बेटा? सेप्सिस यानी कि इंफेक्शन की वजह से। और किस वजह से हो सकता है? एनाफाइलेक्टिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। बी स्टिंग, मधुमक्खी ने काट लिया, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगी, वेजोडाइलेटेशन होता है। ब्लड इन्फेक्शन हो गया, वेजोडाइलेटेशन होता है। किसी ने वेजोडाइलेटर मेडिसिन ले ली, वो क्या करेगी? वेजोडाइलेशन करेगी। अब देखो यहां पर बच्चों में एक बड़ा खतरनाक कंफ्यूजन आता है कि सर वेजोडाइलेशन का मतलब पहले इस आर्टरी की ल्यूमेन इतनी थी, अब ल्यूमेन कम है तो बेटा ब्लड भी क्या आएगा? बाहर कम आएगा। अब सर वेजोडाइलेशन मतलब इस आर्टरी ल्यूमेन क्या हो गई? इतनी बड़ी हो गई, तो इसका मतलब फिर तो रीनल के अंदर ब्लड क्या आएगा? ज्यादा आएगा। फिर तो किडनी में ब्लड क्या आएगा? क्योंकि सर अगर पाइप चौड़ा है तो पानी ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई बोलो, अगर पाइप चौड़ा है तो पानी क्या आएगा? अगर पाइप पतला साक है तो पानी भी क्या आएगा? पानी भी आएगा। तो बच्चे दिमाग उल्टा लगा लेते हैं
कि वेजो डायलेशन हुआ तो रीनल आर्टरी में भी क्या हो गया, डायलेटेशन हो गया, और रीनल आर्टरी में डायलेटेशन हो गया तो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में क्या आएगा, ब्लड ज्यादा आएगा, ब्लड ज्यादा आएगा तो ये तो हाइपर परफ्यूजन हुआ, बल्कि रीनल फेल्यूर तो क्या करता है, हाइपर परफ्यूजन करता है। तो हाइपर परफ्यूजन की वजह से रीनल फेल्यूर कैसे हो गया, बल्कि बात यहाँ पे ये है कि भाई अगर रीनल आर्टरी में डायलेटेशन हो गया तो ब्लड तो नो डाउट ज्यादा आएगा, ब्लड तो क्या आएगा बेटा, ज्यादा। लेकिन एक बात सोचो, यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर क्या हो गया, रीनल आर्टरी में प्रेशर कम तो अफरेंट आर्टीरियल के अंदर भी प्रेशर कम, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर भी प्रेशर कम, मतलब GFR क्या हो गया लल्ला, कम हो गया। होता कितना था, 50 mm ऑफ HG, 50 से कम होकर कितना हो गया, 40। और भाई ऑस्मोटिक प्रेशर तो वही कितना था, 25। हाइड्रोस्टेटिक वही कितना था, 15। कितना था बेटा, 15। तो साहब 25 और 15 कितने हो गए, 40। 40 में से माइनस हो गए कितने, 40, और बच गया क्या, मतलब NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसके द्वारा ही तो फिल्ट्रेशन होता है। ये तो 10 होता था लेकिन क्या हो गया, 0 हो गया। क्या फिल्ट्रेशन होएगा, क्या GFR 125 ml होगी, 125 ml क्या 10 ml ही नहीं होगी। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। तो बेटा फ्लो तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अफेक्ट या रेगुलेट करते हैं कौन, प्रेशर। 3 प्रेशर होते हैं, GCP होता है, और कौन सा, OP होता है, और कौन सा होता है, तो इनका भी मेंटेन होना क्या है, जरूरी है, तभी GFR बनेगा, नहीं तो GFR ई। अब जब ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर के रीनल ट्यूबल में कुछ आया ही नहीं तो काहे का तो रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसमें सीक्रेशन होगा, क्या बाहर आएगा, कछु नहीं होगा। मतलब किडनी अपना काम है नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है मतलब किडनी फेल हो गई, रीनल फेल्यूर हो गया, और ये अचानक से हुआ है तो हमने क्या कह दिया इसे, एक्यूट रीनल फेल्यूर। तो भाई तीसरा जो कोज था वो क्या हो गया, एक्सट्रीम वेजोडायलिसिस। यस और नो, ठीक है सर। प्री रीनल में चौथा जो कोज है बेटा वो अपन यहां से कहते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। क्या है बेटा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। लुक एट दिस भाई, ये है किडनी, ये क्या है, किडनी। इस किडनी को लल्ला ये आ रही है रीनल आर्टरी, ये क्या आ रही है, रीनल। किसी वजह से इस रीनल आर्टरी में क्या हो गया, स्टेनोसिस। क्या हो गया इसमें, स्टेनोसिस हो गया। तो देखो भाई रीनल आर्टरी के अंदर का ल्यूमेन भी क्या हो गया, कम हो गया। तो किडनी के अंदर ब्लड का फ्लो BF मतलब ब्लड का फ्लो भी क्या हो गया, कम हो गया। अब ब्लड आ ही कम रहा है तो बेटा फिल्टर भी क्या होगा, भाई जितना होगा उतना ही तो खाएंगे ना। जब ब्लड कम आ रहा है तो फिल्टर भी क्या होगा, कम ही होगा बेटा। अब जब फिल्टर कम होगा मतलब GFR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो GFR कम होगी तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन भी क्या होगा, कम होगा। मतलब वो रेगुलेशन नहीं बना पाएगी किडनी, मतलब इसी को तो हम क्या कहेंगे, रीनल फेल्यूर कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, रीनल फेल्यूर कहेंगे। तो देखो भाई लाला और लालियों है ना, सभी रीनल पढ़ने वालियों और आल्सो वालों, अभी हमने जो डिस्कस किया है बेटा ये रीनल कोजेस पढ़े हैं। और केवल रट लेने से बात नहीं बनेगी कि 4 प्रकार के रीनल कोजेस। पहला फ्लूइड या ब्लड वॉल्यूम डेफिसिट वाला, दूसरा हो गया कौन सा, कार्डियक परफ्यूजन कम वाला, तीसरा हो गया कौन सा, वेजो, और चौथा कौन सा हो गया, रीनल। ऐसा रटने से काम नहीं चलेगा। अब आपको पता है कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट या ब्लड वॉल्यूम डेफिसिट होने से रीनल फेल्यूर कैसे होगा। भाई ब्लड वॉल्यूम डेफिसिट होगा तो बीपी क्या होगा, कम होगा। बीपी कम होगा GFR क्या होगा, GCP क्या होगा, कम होगा। GCP कम तो GFR भी क्या होगा, कम होगा। कार्डियक परफ्यूजन क्या हो गया, इंपेयर्ड हो गया। वो MI की वजह से हो सकता है, CCF की वजह से हो सकता है, कार्डियक डिसरिथमियास की वजह से हो सकता है बेटा।
तो कार्डियक परफ्यूजन कम तो कार्डियक आउटपुट भी कम, कार्डियक आउटपुट कम तो बीपी भी कम, बात वहीं पे पहुंच गई, जीसीपी भी कम और जीएफआर भी। किसी में वेजोडाइलेशन हो गया, क्या हो गया? अब वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वेजोडाइलेटर मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। लेकिन जब भी वेजोडाइलेशन होता है बेटा तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। बीपी कम होगा तो जीसीपी भी कम होगा, और जीसीपी कम होगा तो जीएफआर भी क्या होगा? कम होगा। और जीएफआर कम मतलब रीनल फेलियर। यस और नो? हेलो, हाय। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा? ऊपर से भी गएगा कुछ? नहीं गया? गया कुछ ऊपर से? नहीं गया। हाँ विनोद, ऊपर से गया कि नहीं गया? नहीं गया। कोई है ऐसा बच्चा? हेलो, हाय। ऊपर से तो नहीं गया बेटा।